हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो आपका ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 का स्टार्ट किए थे, उसमें अब हमें आगे पढ़ना है भूमि संसाधन एवं भारत में भूमि का वितरण एवं विश्व एवं भारत में भूमि का प्रतिशत, कैसे किन कामों में इसका बंटवारा किया गया है, ये हम लोग आगे देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया है। दोस्तों, भूमि संसाधन, अब बताइए भूमि संसाधन है हमारे लिए कैसे है दोस्तों भूमि हमारे लिए संसाधन। दोस्तों, मानव अपने जितने भी क्रियाकलाप है, मानव अपने सभी कार्य कहाँ करता है? धरती पर ही करता है, यानी भूमि पर ही करता है। तो इसके आधार पर भी अगर हम लोग एक नॉर्मल सा सोचे तो भूमि क्या होगा? हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसमें डिफिनेशन में क्या कुछ हम लोग लिखे हैं। मानव अपने सभी क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, मकान, परिवहन इत्यादि सभी कार्य भूमि पर ही संभव बना पाता है, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू है आपका एनसीईआरटी के क्लास 10 के बुक के अनुसार है। ये डिफिनेशन जो दिया है बुक में वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये कह रहा है दोस्तों, भूमि हमारे लिए संसाधन है कैसे? मानव अपने सभी क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, मकान, परिवहन इत्यादि सभी कार्य भूमि पर ही संभव बना पाता है, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस आधार पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारत में भूमि संसाधन का वितरण। भारत में भूमि संसाधन का वितरण। भारत में भूमि संसाधन का वितरण। दोस्तों, नॉर्मली एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है भारत में भूमि संसाधन के वितरण के बारे में क्या बता रखा है कि भारत में जो भूमि है उसको कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मैदानी क्षेत्र, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है पठारी क्षेत्र। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में भूमि को बांटा गया है पहले ऑल ओवर में। तो 43% जो है दोस्तों भारत में 43% क्या है? मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत है भारत में? आपका 30% पर्वतीय क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र कितना है? 27% आपका पठारी क्षेत्र है। संपूर्ण भारत का जो ये भूमि है उसको बांटा गया है उसके भौतिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? उसके भौतिक गुण के आधार पर। कहने का मतलब क्या है कि भारत अगर अपने आप में 100% है तो 100% में से भारत के पास खुद का जो भूमि है उसमें 43% जो है वो मैदान है और 30% पर्वत है और 27% पठार है। इसी का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, अब आगे क्या दे रखा है आइए हम लोग देखते हैं। विश्व एवं भारत में भूमि प्रतिशत का वितरण, यानी कैसे पूरे विश्व में और भारत में भूमि का प्रतिशत कैसे बांटा गया है। दोस्तों, ये डाटा आपको मिलेगा क्लास 8 के बुक से। किससे मिलेगा? क्लास 8 के बुक से, चैप्टर नंबर 2 से। किससे? चैप्टर नंबर 2 से, क्लास 8 के बुक से आपको ये डाटा मिलेगा। इसमें देखिए पूरे विश्व में यहाँ पे दिया हुआ है कृषि योग्य भूमि, चारागाह, वन, अन्य कार्य। अब देखिए इसमें विश्व की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो संपूर्ण विश्व में जो हमारा कृषि योग्य भूमि है वो कितना प्रतिशत है? 11% है। कितना? 11। और चारागाह भूमि कितना है संपूर्ण विश्व में? 26%। फिर आपका है वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है दोस्तों? 31%। उसके बाद अन्य भूमि है 32%। दोस्तों, इन सभी को यदि हम जोड़ देते हैं तो निकल करके आता है सामने 100% भूमि संपूर्ण विश्व का, यानी पूरे वर्ल्ड का। ठीक उसी भूमि को यहाँ पे बांट करके रखा गया है। अब आगे देखते हैं भारत का भूमि प्रतिशत। दोस्तों, भारत के भूमि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57% भूमि जो है भारत का वो कृषि योग्य है। दोस्तों, इसीलिए शायद भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सदियों से कृषि कार्य जो है एक जैसा किया जा रहा है। अब देखिए हमारे पास चारागाह भूमि कितना है दोस्तों? 4% है। कितना? 4%। और वन क्षेत्र हमारे पास कितना है? 22% और अन्य क्षेत्रों में जो भूमि है वो हमारा है 17%। दोस्तों ये जो वन क्षेत्र है ये क्षेत्र अभी थोड़ा सा बड़ा है,
कहा जाता है कि ये 23% तक हुआ है। पहले घट गया था, अभी फिर से ये बढ़ा है। और अन्य कार्यों में है 17%। इन सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो भारत का कुल भूमि क्षेत्र निकल के आपके सामने आता है 100%। तो विश्व का 100% भूमि को किस तरह बांटा है? कृषि योग्य भूमि में 11%, चारागाह भूमि में 26%, वन भूमि में बटा है 31%, अन्य भूमि है आपका 32%। आप कहिएगा अन्य भूमि में क्या आएगा सर? अन्य भूमि में आपका आ जाएगा, जैसे आ जाएगा उद्योग की स्थापना। आप हवा में तो उद्योग की स्थापना कर नहीं सकते हैं। सड़क निर्माण, प्लेटफॉर्म निर्माण, जितने भी चीज़ का निर्माण आप करते हैं वो भूमि के अंदर ही, भूमि के ऊपर ही ना करते हैं। तो उस तरह से इसके अंतर्गत कितना भूमि आ गया है हम लोग का? 32% भूमि जो है वो आ चुका है। उसी तरह से भारत वाला में भी होगा। आप दोस्तों आगे क्या दिया है? मृदा का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? मृदा का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर। दोस्तों किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर दोस्तों जो मृदा का वर्गीकरण है ये आपका कुल 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में। आइए हम लोग इसको अब देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण 5 भागों में किस प्रकार किया गया है। मृदा का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कुछ पढ़ना है वो हम लोग ज़रा सा एक नज़र देखते हैं, हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है, जैसा कि हम बताए थे कि आगे हमें पढ़ना है भूमि वर्गीकरण। दोस्तों ये भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है इसको उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वर्तमान में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है भूमि वर्गीकरण। आपका भूमि वर्गीकरण कुल 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। पहला है वन भूमि क्षेत्र, दूसरा है आपका प्रतिभूमि क्षेत्र या फिर पुरातन प्रतिभूमि क्षेत्र, तीसरा है आपका वर्तमान प्रतिभूमि क्षेत्र, चौथा है आपका कृषि योग्य बंजर भूमि क्षेत्र, पांचवा है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। दोस्तों ये कृषि उपयोग के आधार पर इस भूमि को बांटा गया है। आपका कुल कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए वन आधारित क्या है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों 100% में जो भूमि है आपका, भारत का जो 100% भूमि है उस 100% भूमि में से कितना क्षेत्र वन के अधीन में है, कितना क्षेत्र परती पड़ा हुआ है या फिर पुरातन परती है, कितना क्षेत्र वर्तमान परती में है, कितना क्षेत्र कृषि योग्य बंजर एवं व्यर्थ पड़ा हुआ है, कितना भूमि हमारे पास शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में है जिस पर कृषि कार्य अभी हो रहा है। इसी तरह से इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रतिभूमि से आप क्या समझते हैं या पुरातन प्रतिभूमि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऐसा भूमि क्षेत्र जहां लगभग 4 से 5 वर्ष तक कोई कृषि कार्य नहीं किया गया हो, इसको कहा जाता है आपका पुरातन प्रतिभूमि। और वर्तमान प्रतिभूमि दोस्तों वो भूमि क्षेत्र होता है जिस पर विगत 1 वर्ष से यानी बीते साल से यानी पिछले साल से कृषि कार्य नहीं हो रखा है, उसको कहेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। उसके बाद है आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि। दोस्तों ये ऐसा भूमि क्षेत्र है जिस पर पहले कृषि कार्य किया जाता था और कृषि कार्य अच्छे से होता भी था, लेकिन किसी कारण बस इस पर अभी कृषि कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। उसके बाद है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि इसमें उस भूमि को शामिल किया जाएगा जिसमें वर्तमान समय में खेती जो है वो किया जा रहा है, फसलों का उत्पादन इसमें किया जा रहा है आपका ऋतु के अनुसार। एक भी सीजन इसमें खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसको कहा जाएगा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। इस प्रकार हम लोग क्या देखें दोस्तों कि भूमि का वर्गीकरण आपका कृषि के आधार पर, किस आधार पर दोस्तों? कृषि के आधार पर। यहाँ पे लिखा नहीं है, देखिए किसके आधार पर? कृषि के आधार पर भूमि का वर्गीकरण दोस्तों 5 भागों में किया गया है। वन भूमि, प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, उसके बाद शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब आगे जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है हमें बांगर और खादर। तो देखिए बांगर और खादर क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। बांगर और खादर, देखिए दोस्तों बांगर और खादर के बारे में आप लोग इससे पहले भी क्लास 9 में सुन चुके हैं और क्लास 9 में सीख भी चुके हैं। तो आइए हम लोग बांगर और खादर के बारे में अब विस्तार से समझते हैं। अब है दोस्तों जलोढ़,
मृदा। अब देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा हम किसे कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ रखा था कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किसी नदी के किनारे होता है। कहाँ होता है? किसी नदी के किनारे होता है, किसी नदी के किनारे। जब कोई नदी अपने बहाव प्रक्रिया के दौरान मृदा को बहा करके दूर से लाती है और समतल मैदान पाने के बाद, क्या पाने के बाद? समतल मैदान पाने के बाद मृदा का जमाव कर देती है, क्योंकि मृदा को वो ढोने में असमर्थ होती है। जैसे ही समतल मैदान पा जाती है तो क्या करती है, नदियां ला करके अपना सारा मिट्टी जो है अपने नदी के अगल बगल दोनों तरफ जमा कर देती है। तो उसी प्रकार से जो मृदा का निर्माण होता है उसी को कहते हैं जलोढ़ मृदा। दोस्तों जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है क्लास 10th के बुक में। 9 में तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, 10 में आपको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा का रूप, पहला रूप बांगर है, दूसरा है खादर। अब देखिए दोस्तों, बांगर और खादर को हम लोग अच्छे से समझते हैं एक ड्राइंग के साथ, तो और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा कि बांगर और खादर क्या चीज़ होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई नदी है। क्या है दोस्तों? ये कोई नदी है। अब इस नदी में जब जल बहता हुआ जाता है तो ऊंचाई से आने के कारण ये क्या करता है, बहुत सारे मिट्टी का कटाव करते हुए आता है। और जैसे ये आपका मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने अगल बगल में इसका जल जो है ऊँचा होकर के बहना शुरू कर देता है। तो जब ऊँचा होकर के बहना शुरू कर देता है तो इसके साथ जो मिट्टी और जो छोटे छोटे महीन कण आते हैं उसको यह क्या करते हैं, यहाँ बिछाना शुरू कर देती है। इन क्षेत्रों में बिछाना शुरू कर देती है दोस्तों, दोनों तरफ इन क्षेत्रों में बिछाना शुरू कर देती है। जहाँ पे बाढ़ संभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की मृदा देखने को मिलती है दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका इन क्षेत्रों में इस तरह की मृदा बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश में कृषि भी बहुत ज़्यादा होता है। पंजाब में भी दोस्तों मिलती है, पंजाब में भी जलोढ़ मृदा मिलती है। पंजाब में भी देखना कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए इस साल वर्षा हुई तो जल आपका यहाँ तक आ गया, एकदम ऊपर तक आ गया, जल यहाँ तक आ गया, बहाव के कारण जल यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ कि इस साल दोस्तों वर्षा थोड़ी कम हुई तो नदी का जल स्तर इतना ही ऊंचा उठ पाया, इतने तक उठ पाया, इधर भी इतना ही उठ पाया। तो दोस्तों देखिए इस साल जो आपका जलोढ़ मृदा आएगा वो केवल यहीं पे जमा होगा, ये ऊपर वाले भाग में नहीं जाएगा। इधर भी जल यहीं पे जमा होगा तो यहीं पे जलोढ़ मृदा का जमा होगा, तो ये जो है आपका ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो ये जो ऊपर रह गया दोस्तों, ये ऊपर वाला जो रह गया, 1 साल पुराना हो गया या 2 साल पुराना हो गया, तो इसी को नाम दे दिया गया है दोस्तों बांगर। क्या नाम दे दिया गया है? बांगर। और नीचे में जो रह गया आपका, नीचे जो आया, इसको नाम दे दिया गया दोस्तों खादर। क्या नाम दे दिया गया? नीचे नहीं, ये आपका ये वाला जो हो गया अंदर वाला, इसको नाम दे दिया गया खादर, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा बन के आया है, प्रत्यक्षार बन करके आता है, नई जलोढ़ मृदा होती है, इसको कहा जाता है खादर। तो सीधा सिंपल है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। दोनों में उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है दोस्तों, कम किसी में नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये खादर है, नया बन के आया है तो इसमें थोड़ा उपजाऊपन ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा उपजाऊपन जो है आपका कम रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है दोस्तों। अब आगे हम लोग को देखना है दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसी चैप्टर में देखना है आगे हमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपने इससे पहले भी कहीं सुना होगा। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दोस्तों गलती से मैंने आपको बता दिया था कि अब हमें आगे पढ़ना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है जल संसाधन वाले चैप्टर में आपका डिटेल में दिया हुआ है, तो उसका अध्ययन हम लोग उसी में करेंगे। इसमें मृदा का वर्गीकरण के बारे में ही दिया है ज़्यादातर, तो हम लोग ज़्यादा उसी को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, मृदा का वर्गीकरण रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में किया गया है। तो दोस्तों देखिए भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने मृदा का वर्गीकरण उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर कुल 6 भागों में
किया है या 6 भागों में इसको बांटा है। किसके आधार पर? भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इसको कुल 6 भागों में बांटा है। दोस्तों अन्य बुक में इसको मिलता है 8 भागों में बांटा है। जैसे ये लाल पीली मिट्टी है, इसको अलग कर दिया जाता है, और एक और मिट्टी है जिसको उसमें से काट करके अलग कर दिया जाता है। वही मिट्टी लेकिन बस उसको काट करके अलग कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों 6 भागों में कहाँ कहाँ बांटा है आपके भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने। पहला है जो आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे देखिए जलोढ़ मृदा, पहला है आपका जलोढ़ मृदा, दूसरा है काले मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा कह लो, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, फिर वन मृदा, फिर लेटराइट मिट्टी। इस तरह से बांटा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े कि जलोढ़ मृदा के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। इसमें हर तरह की फसलें लगभग उगाई जाती है, और इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। उसके बाद है दोस्तों आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी होती है, और इस मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी। बहुत किसी जगह पे इसको कहा जाता है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत किसी जगह पे इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये लाल और पीली मिट्टी, उसके बाद है आपका वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा। अब देखिए दोस्तों लाल और पीली मृदा आपको कहाँ मिलेगा? लाल और पीली मृदा आपको उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ पे दोस्तों आयरन की, किसकी? जहाँ पे आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। किसकी? आयरन की मात्रा जहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी दोस्तों, वहीं पे आपको लाल और पीली मृदा मिलती है। पहले वो मृदा लाल दिखती है, जब बारिश का पानी उस पर पड़ जाता है, जब पानी वो जम जाता है तो उसी पे पीले कलर का जो है परत चढ़ जाता है, इसी लिए उसको क्या कहा जाता है? पीली मृदा। इसी को उसमें अलग कर दिया गया है। वन मृदा कहाँ मिलेगा दोस्तों? जहाँ वन होंगे, वन क्षेत्र होंगे, वन से जो पेड़ पत्ते झड़ के गिरते हैं और उनसे जो मृदा का निर्माण होता है उसको वन मृदा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ये मृदा पाया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मरुस्थल हो, जहाँ पे कोई भी वनस्पति वगैरह उतना ज़्यादा नहीं उगता हो, उसको मरुस्थल कहते हैं, और वहाँ पे जो मृदा पाई जाती है उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। अगला है दोस्तों लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा दोस्तों अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार का मृदा है। इस मृदा में आपको मिट्टी कम कंकड़ पत्थर ज़्यादा दिखाई देंगे। इस मिट्टी में ज़्यादातर आप किस तरह की फसल को उगा सकते हैं? जैसे मक्का हो गया, मक्का की खेती आप कर सकते हैं, लहसुन की खेती कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों की खेती इसमें अच्छे से हो जाती है। उसके अलावा चाय की खेती भी आप कर सकते हैं। लेटराइट मृदा ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में आपको मिलता है, और ये विशेष करके मिलता है दोस्तों भारत के केरल राज्य में। कहाँ मिलता है? केरल राज्य में। इसलिए वहाँ पे काजू, इन सब काली मिर्च, इन सब चीज़ों की खेती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इन सब की विशेषता के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे एक एक करके। जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, काली मृदा क्या होती है, इनकी कौन कौन सी विशेषता है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, लाल एवं पीली मृदा की विशेषता क्या है, वन मृदा का विशेषता क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विशेषता क्या है, लेटराइट मृदा का विशेषता क्या है, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में दिया है दोस्तों। हम सोचे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में भी दिया हुआ है, बट इसमें नहीं दिया है। उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है जल संसाधन, जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपका बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। तो दोस्तों उसी चैप्टर में हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों मृदा संरक्षण। क्या देखेंगे? मृदा संरक्षण एवं मृदा निम्नीकरण, 2 चीज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका एक एक करके इन सब का गुण भी हम लोग देख लेंगे। ये तो क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछेगा, तो इसका गुण भी अब हम लोग उसमें देख लेंगे दोस्तों।